भारत का विकसित वायर। Co-presented by National Insurance Company Limited, trusted since 1906. Coal India Limited, 5 decades of unearthing energy. Powered by HF Deluxe, नए इंडियन की डिलक्स बाइक। Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह। In association with Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको यह दिखाएंगे कि राहुल गांधी कैसे पाकिस्तानी मीडिया के सुपरस्टार बन गए हैं। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में वही बातें कही जो पाकिस्तान कहना चाहता था और वही सवाल किए जिन्हें उठाकर पाकिस्तान पूरी दुनिया को भटकाना चाहता है। आज मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया की कुछ हेडलाइंस पढ़कर सुनाऊंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना हमारे विपक्षी नेताओं से कितने खुश हैं। इसके बाद आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसे सुनकर आपके दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी। पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवार वालों ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा था कि जब भी इन आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ हो तो इनके सिर में भी उसी तरह से गोली मारी जाए जैसे उन्होंने 26 लोगों को गोली मारी थी। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश को यह जानकारी दी है कि इस एनकाउंटर में तीनों आतंकवादियों के सिर में ही गोली मारी गई है, ठीक वैसे ही जैसे इन आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों के सिर में गोली मारकर हत्या की थी। और आखिर में हम आपको रशिया के समुद्र में आए भूकंप के बारे में बताएंगे। मंगलवार रात रशिया के पूर्वी इलाके में 8.7 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया और तीव्रता के लिहाज से यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप है और इसकी वजह से अमेरिका, जापान, कनाडा और चीन जैसे देशों में सुनामी आने की चेतावनी जारी की गई है। तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही बहस के बारे में आपको बताते हैं। लोकसभा में इस बहस के बाद से पाकिस्तान में सारी हेडलाइंस आज भारत के बारे में चल रही हैं। पाकिस्तान के मीडिया में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ भारत के बारे में है। भारत के विपक्षी दलों के बयानों पर पाकिस्तान में खूब तालियां बज रही हैं और वो अपने न्यूज़ चैनल्स पर बार बार उन बयानों को दिखा रहा है। आज पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के मीडिया को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भारत के खिलाफ इतना मसाला दे दिया है, इतने हथियार दे दिए हैं, जिसके बाद से अब पाकिस्तान का मीडिया दिन रात भारत का मजाक उड़ाने में लगा है और राहुल गांधी तो पाकिस्तानी मीडिया के सुपरस्टार बन चुके हैं। आज आपको पाकिस्तान के एक प्रमुख न्यूज़ चैनल की हेडलाइन में पढ़कर सुनाता हूं। कॉपीराइट की वजह से हम उस न्यूज़ चैनल का वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वो वीडियो के अलावा वो क्या हेडलाइंस चला रहे हैं ये मैं आपको जरूर आज बता सकता हूं। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल की पहली हेडलाइन है, ट्रंप ने कहा सरेंडर, मोदी ने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाएं। लोकसभा में मोदी को राहुल गांधी का चैलेंज। राहुल गांधी ने कहा दुनिया में एक भी देश नहीं जिसने पाकिस्तान की निंदा की हो। पाकिस्तान के चैनल की दूसरी हेडलाइन है, लोकसभा सदस्य अमरिंदर सिंह राजा ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान रफाल विमान गिरने की तस्वीर दिखाई। प्रियंका गांधी ने भी सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में शांति है तो फिर पहलगाम हमला कैसे हुआ। अगली हेडलाइन आती है, कांग्रेस ने सवाल किया कि भारत अगर पाकिस्तान से युद्ध जीत रहा था तो फिर सीज फायर क्यों किया। एक और हेडलाइन आती है, शहबाज शरीफ ने भारत से युद्ध जीतने पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी और कहा कि इस जीत के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सम्मान बढ़ा है। यानी पाकिस्तान को भारत के विपक्षी दलों के बयान बेहद पसंद आ रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर ऐसे बयानों को बार बार अपने न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया है।
अपने अखबारों में छापा है, जिसमें हमारे ही देश के अपने ही नेता भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। कल की लोकसभा में हुई बहस के बाद इसी बात की हमें उम्मीद थी, और कल रात को भी मैंने आपको इस शो में यही कहा था कि आप देखिएगा कि कैसे हमारे देश के विपक्षी नेता अब पाकिस्तान में सुपरस्टार बन जाएंगे, और शायद ऐसे बयानों को भारत से ज्यादा पाकिस्तान में देखा जा रहा है। अब मैं आपको पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार की हेडलाइन पढ़कर सुनाऊंगा। इस अखबार का नाम है डॉन, और इस अखबार ने अपनी हेडलाइन प्रधानमंत्री मोदी के बदले राहुल गांधी को बनाया है। हेडलाइन में उन्होंने राहुल गांधी को बड़ा करके दिखाया है। देखिए, डॉन की हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर है, और वो लिखते हैं, इंडिया कांट अफोर्ड मोदी एज पीएम सेज राहुल गांधी। यही तो पाकिस्तान सुनना चाहता है जो राहुल गांधी ने कहा। यह पाकिस्तान के लिए एक अमृत के जैसा है, और उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ने पाकिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो आज पाकिस्तान को बहुत पसंद आएगी। ये डॉन में छवि जो खबर है, ये कहती है, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी अक्यूज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ कॉवर्डिस इन नॉट टेकिंग पाकिस्तान हेड ऑन। और वो ये भी आगे कहते हैं, इंडिया, मिस्टर गांधी एडेड, कुड नॉट अफोर्ड मोदी एज प्राइम मिनिस्टर। फिर फारूक अब्दुल्ला के बारे में लिखा है, और कहा गया है कि भारत ने पहलगाम के आरोपी जिन 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया, उसमें फारूक अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या गारंटी है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहलगाम में ये हत्याएं की थी। फिर राहुल गांधी चैलेंज टू मोदी, उसके बारे में उन्होंने काफी लंबा चौड़ा लिखा है। अब आप सोचिए, ये सारी वो भाषा है जो पाकिस्तान आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और ये सारी भाषा पाकिस्तान की नहीं है, हमारे अपने ही देश में रहने वाले हमारे विपक्षी दलों के नेताओं की है। उन्होंने पाकिस्तान को इतना मसाला दे दिया आज कि पाकिस्तान का पूरा मीडिया आज भारत का मजाक उड़ाने में लगा है। ये सारे लोग वो हैं जो राहुल गांधी के लिए तालियां बजा रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो विपक्षी दलों के नेताओं के लिए, उनके सांसदों के लिए तालियां बजा रहे हैं, और इन सारे विपक्षी दलों की तस्वीरें, इनके वीडियोस पाकिस्तान के मीडिया में चल रहे हैं। इनके बयान पाकिस्तान के मीडिया में जोर शोर से उछाले जा रहे हैं, सारे के सारे हेडलाइंस में बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में हुई बहस के बाद आज पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपना एक नया बयान जारी किया है, और उस बयान में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमान और सैन्य अड्डों को नष्ट करने का दावा किया है, और इसे अपनी बहुत बड़ी सफलता बताया है। वो भी मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं, आपकी स्क्रीन पर है। पहले हम पहले मुद्दे को ही कवर करते हैं। देखिए, ये विदेश मंत्रालय का आज का नया बयान है। वो कहते हैं, पाकिस्तान रीसाउंडिंग सक्सेस इन न्यूट्रलाइजिंग द इंडियन फाइटर जेट्स एंड मिलिट्री टारगेट्स इज एन इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट। कि हमने भारत के फाइटर जेट्स को न्यूट्रलाइज किया है, यानी मार गिराया है, और भारत के मिलिट्री टारगेट्स पर हमने बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने सबसे पहले यह दावा किया है। लेकिन आज हमारे देश के विपक्षी दल तो पाकिस्तान से सवाल नहीं करेंगे, वो तो हमसे ही सवाल करेंगे। लेकिन आज हमारा पाकिस्तान से एक सवाल है कि पाकिस्तान ने भारत का अगर एक भी फाइटर जेट नष्ट किया है, या एक भी सैन्य अड्डे को कहीं जरा सा भी नुकसान पहुंचाया है, तो पाकिस्तान उसका सबूत क्यों नहीं दिखाता? क्या पाकिस्तान के पास एक भी सबूत है कि पाकिस्तान ने हमें जरा सी भी खरोंच पहुंचाई हो? एक शीशा भी अगर हमारा टूटा हो, उसका सबूत है पाकिस्तान के पास? क्या कोई तस्वीर है? क्या कोई सैटेलाइट पिक्चर है? क्या कोई वीडियो है? अगर कहीं भी कोई फाइटर जेट गिरा होगा तो उसकी तस्वीर जरूर होगी, उसका वीडियो जरूर होगा। आज के जमाने में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई फाइटर जेट कहीं क्रैश होकर गिर जाए और उसकी तस्वीर ना आए या उसका वीडियो ना आए। आज के जमाने में ऐसा हो नहीं सकता कि आपने किसी के सैन्य अड्डे को नष्ट कर दिया हो या नुकसान पहुंचाया हो और उसकी तस्वीर ना आई हो, सैटेलाइट से ली गई तस्वीर उसकी उपलब्ध ना हो। भारत ने पाकिस्तान पर जो हमले किए, पाकिस्तान का जितना भी नुकसान किया, उसके सारे सबूत भारत ने पूरी दुनिया को दिए हैं। उसके वीडियो आज हमारे पास हैं, आप सबने उन वीडियोस को देखा है।
हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी हैं। पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं उन्हें हमने कितना नुकसान पहुंचाया है, उनके रनवेज को कैसे हमने नुकसान पहुंचाया है कि वो आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाए। ये सारी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और ये सबूत भारत ने पूरी दुनिया को दिए हैं। आज हमारा सवाल पाकिस्तान से ये है कि एक सबूत तो लाइए, एक बार तो बताइए कि कौन सा फाइटर जेट आपने गिराया, कहां गिराया, उसकी कोई तस्वीर आपके पास है, उसका कोई वीडियो आपके पास है। एक बार तो बताइए कि भारत के किस सैन्य अड्डे पर आपने हमला किया और नुकसान पहुंचाया, उसकी कोई तस्वीर तो आपके पास होगी। पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश के अपने विपक्षी दलों के नेता कहते हैं कि हमारे 5 फाइटर जेट गिर गए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान उनकी संख्या बता सके। आज पाकिस्तान ने लिखा तो है अपने इस बयान में कि पाकिस्तान रीसाउंडिंग सक्सेस इन न्यूट्रलाइजिंग द इंडियन फाइटर जेट्स। तो आपने अगर इंडियन फाइटर जेट्स को न्यूट्रलाइज किया है तो संख्या तो बताइए, 1 को किया, 2 को किया, 5 को किया। आज हम अपने दर्शकों से पूछते हैं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए आप। अगर पाकिस्तान ने 5 हवाई जहाजों को गिराया होता, 3 को गिराया होता, 1 को गिराया होता, तो वो पूरे दावे के साथ संख्या बताता कि हमने इतने प्लेन गिरा दिए। लेकिन पाकिस्तान खुद आज ये बता नहीं पा रहा है कि कितने प्लेन उसने गिराए हैं, कौन से सैन्य अड्डे को उसने नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हम आपसे आज ये कहते हैं, ये सब झूठ है, ये पूरा की पूरा एक प्रोपेगेंडा है। और ये इसलिए और ज्यादा चल गया, इसलिए और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हमारे अपने ही देश में बैठे लोगों ने, हमारे अपने ही नेताओं ने इस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में खुद कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आपने भारत का नुकसान किया है, भारत के फाइटर जेट्स को गिराया है, इसका कोई सबूत है आपके पास? तो उन्होंने खुद कहा कि इसके सारे सबूत तो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। अब सोचिए, पाकिस्तान दुनिया को यह कहता है कि सोशल मीडिया पर सबूत आ रहे हैं, आप देख लीजिए। और वो सोशल मीडिया पर क्या आ रहा था? पाकिस्तान के समर्थन वाले जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो पुराने वीडियोस डाल रहे थे ये कहकर कि ये नए वीडियो हैं। सोचिए, हमारे विपक्षी दल, हमारे अपने देश के नेता भारत के 5 फाइटर जेट्स नष्ट होने के दावे कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने खुद ऐसा बयान नहीं दिया है। वो खुद ये नहीं कह रहा कि हमने कितने फाइटर जेट्स को गिराया है। अब आप देखिए, पाकिस्तान एक सबूत नहीं दे पा रहा, लेकिन हमारे देश के अपने नेता हमसे सबूत मांग रहे हैं। अब पाकिस्तान की दूसरी बात देखिए जो इसमें लिखी है, जिसमें लोकसभा में बहस से ठीक पहले पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों के एनकाउंटर यानी ऑपरेशन महादेव पर पाकिस्तान ने सवाल उठाया है। यही बातें कल से हमारे विपक्षी दल भी कह रहे हैं। टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं हमारे अपने लोग, और अब पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि टाइमिंग देखिए कि यह क्या बात हुई कि इसने लिखा है कि ऐसा कैसे हुआ? इज इट अ मेयर कोइंसिडेंस दैट द एलिजेड perpetrators of the Pahalgam attack were killed at the start of the लोकसभा डिबेट? तो पाकिस्तान ये कहता है कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होने वाली थी और उससे ठीक पहले पहलगाम के आतंकवादियों को भारत मार गिराता है। ये टाइमिंग को लेकर वो सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि ये कैसा कोइंसिडेंस है। और ये देखने के बाद हमारे विपक्ष के नेताओं को सोचना चाहिए कि भारत को लेकर उनका और पाकिस्तान का स्टैंड एक जैसा कैसे है। ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे देश के विपक्षी नेताओं और पाकिस्तान की भाषा हूबहू एक जैसी कैसे हो रही है? आज जब मैं इस पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के पूरे स्टेटमेंट को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने मिलकर इसे लिखा हो। इसमें तीसरी बात यह है कि सबूतों के बावजूद भी पाकिस्तान ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस को बिल्कुल निराधार बताया है। और ठीक यही बात तो संसद में बैठे हमारे देश के विपक्षी सांसद भी कह रहे हैं। पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि ये सारी बातें जो भारत सरकार कह रही है हमारे बारे में, इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसमें जीत तो पाकिस्तान की हुई है। और हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। इसलिए अगर आप आज पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो शायद थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा
कि यह राहुल गांधी का स्टेटमेंट तो नहीं है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से विपक्ष को यह बताया कि वो कान खोलकर सुन लें कि 22 अप्रैल से लेकर 16 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक बार भी बातचीत नहीं हुई। और आज राहुल गांधी को उनका यह बयान एक बार फिर से सुनना चाहिए। उन तमाम लोगों को यह बयान फिर से सुनना चाहिए जो ये सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध अमेरिका ने रुकवाया था या फिर वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया था। इस पर भारत के विदेश मंत्री भारत की संसद में क्या कह रहे हैं, आपको इस पर यकीन करना चाहिए, न कि किसी दूसरे देश के नेता पर। Sir, I would like to respond to I would like to share with the House how the world responded to this. One, sir, it's very important for the House to recognize that the UN Security Council passed a statement. Is President Trump lying? Please. Mr. Jairam Ramesh, please take your seat. Jairam Ramesh, sorry sir, I should address the remarks to you. Please. सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। डॉक्टर एस जयशंकर ज्यादातर अंग्रेजी में ही बात करते हैं और अंग्रेजी में ही अपना जवाब या भाषण भी देते हैं। लोकसभा में भी ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन आज उन्हें लगा कि विपक्ष को हिंदी में समझाना जरूरी है। और आज डॉक्टर जयशंकर जैसे नेता ने भी हिंदी में कांग्रेस को यह समझा दिया कि आप हिंदी में कान खोलकर यह बात सुन लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस समय काल में एक बार भी कोई बातचीत नहीं हुई है। अब आप सोचिए, हमारे देश के जो नेता हैं, राहुल गांधी के बाकी के जो सहयोगी हैं उन्हें डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन है, पाकिस्तान जो कह रहा है उस पर यकीन है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एक शपथ के साथ राज्यसभा में, लोकसभा में खड़े होकर जो बात कह रहे हैं उस पर यकीन नहीं है। और कई बार हमें ऐसा लगता है, आपने भी देखा होगा, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमारे अपने हम पर यकीन नहीं करते। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारे अपने ही हमारी किसी जंग में हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि हम पर उल्टा सवाल करने लगते हैं। आज आप भी इस दर्द को महसूस कीजिए। पहलगाम में हमारे देश के 26 लोगों के साथ जो कुछ हुआ, पहलगाम में जो 26 परिवार बर्बाद कर दिए गए इन आतंकवादियों द्वारा, आज सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन आज आप सब के लिए और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी खबर है, जिससे आपके दिल को बड़ी तसल्ली मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में यह कहा है कि पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवारों ने उनसे कई बार यह कहा कि जब भी इन आतंकवादियों का एनकाउंटर हो तो उन्हें भी ठीक उसी तरह से सिर में गोली मारी जाए जैसे इन आतंकवादियों ने 26 लोगों के सिर में गोली मारी थी। और आज अमित शाह ने पूरे देश को यह बताया है कि ऑपरेशन महादेव के जरिए पहलगाम के तीनों आतंकवादियों को उसी तरह से सिर में गोली मारी गई। यानी भारत की सेना ने आतंकवादियों के सिर में गोली का जो जवाब सिर में गोली मारकर ही दिया है। और आज आप सबके दिल को इससे बहुत तसल्ली मिलेगी जब आप भारत के गृह मंत्री का ये बयान सुनेंगे। ये जो ऑपरेशन चला मान्यवर आईबी द्वारा 22 मई को, मतलब लगभग 1 माह बाद हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। उसके बाद आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और शिनाख्त करी और लगभग 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को
ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ, एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और फिर एक मीटिंग 4 पैरा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों के अफसरों की हुई और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है मान्यवर। ये जो 3 आतंकवादी हैं जो भारत के गुनहगार हैं, जिन्होंने हमारे 26 लोगों को सिर में गोली मारकर उनकी हत्या की थी, आज उनके साथ भी वही सलूक किया गया। और हम वो तस्वीरें तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं वो तस्वीर मैंने देखी है कि कैसे इन आतंकवादियों के सिर में गोली लगी है। इनके साथ भी वही सलूक हुआ जो सलूक इन्होंने हमारे निहत्थे लोगों के साथ किया था। वो तस्वीर आपको दिखाना संभव नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर एक ब्रॉडकास्ट कोड लागू होता है, ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन वो तस्वीर मैंने देखी है, वो तस्वीर मेरे मोबाइल फ़ोन में अभी भी हैं और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो भारत के होम मिनिस्टर आज कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस हर मसले पर तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इन नामों से धार्मिक कट्टरवाद झलकता है। अब आप सोचिए, हम पाकिस्तान पर यह हमला कर रहे हैं और हमने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया, और क्या नाम हम इसका रखते। इन आतंकवादियों ने हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया, उसका बदला लेने के लिए हमने ये किया। ऑपरेशन सिंदूर नाम ना रखते तो और क्या नाम रखते, ऑपरेशन महादेव नाम ना रखते तो क्या नाम होना चाहिए था। और आज अमित शाह ने कांग्रेस की इस तुष्टीकरण की राजनीति पर बड़े सवाल उठाए हैं जो आप सबको सुनने चाहिए। उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। और मैं आज यहां से चौहान साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप क्या नाम रखना चाहते थे, क्या नाम रखना चाहते, उसका जवाब दीजिए। मान्यवर, ये पूरी चीजों को हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से देखते हैं। चौहान साहब का थ्योरी देखे तो आज हमारी सेना के कई सारे हमारी सेना के डिवीजनों का जो नारा है, युद्ध घोष है, कहीं प्रभु रामचंद्र की जय, कहीं जोश बोले सो निहाल सत श्री अकाल है, कहीं जाट बलवान जय भगवान है, क्या सियावर रामचंद्र की जय है, कहीं पर काली माता की जय है। ये सारे उद्घोष आप नहीं स्वीकारते हो, ये भाजपा ने रखे हुए नहीं है मान्यवर। ये हमारी सेना के जवानों से मन से निकलने वाला ये युद्धघोष, इसको हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आज आप भारत की सेना की इस दुविधा को समझिए, भारतीय सेना के इस दर्द को समझिए और भारत की सरकार की इस दुविधा को समझिए कि आज हमारे अपने देश के अंदर बैठे हुए लोग ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाते हैं, ऑपरेशन महादेव के नाम पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि ये नाम क्यों रखा, दूसरा नाम क्यों नहीं रखा। जब हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से बदला लिया है, उस पर सवाल उठाते हैं। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हमने चाहते थे वो हमने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए, उस पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान जब हम पर आरोप लगाता है, उन आरोपों पर तुरंत आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। एक तीसरा देश जब कहता है कि लड़ाई तो हमने रुकवाई, उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। कुल मिलाकर सारे विपक्षी नेताओं की
एक ही रणनीति है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को कमज़ोर करना है, कैसे ये बताना है कि उनकी ये सरकार विफल हो गई। और इस सरकार को नाकामयाब बताने के लिए ये ज़रूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर को सबसे पहले नाकामयाब साबित किया जाए। और ऑपरेशन सिंदूर असफल रहा, ये तमाशा था, ये बेकार की चीज़ थी। ये बात पाकिस्तान भी कहता है और हमारे ही देश के अंदर रहने वाले हमारे देश के कुछ नेता भी कहते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम को हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर भी जवाब दिया है। उन्होंने पी चिदम्बरम को याद दिलाया कि वर्ष 2008 में हिंदू आतंकवाद की एक काल्पनिक थ्योरी गढ़ी गई थी और तब यूपीए की सरकार ने इस पर अदालतों में केस भी दर्ज करवाए, लेकिन वो कुछ नहीं साबित कर सके। आज आपको अमित शाह का ये बयान भी सुनना चाहिए, जिसमें आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि एक हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत क्या है? चिदम्बरम साहब, सबूत तो हमारी एजेंसियों ने ढूंढ लिया। अब आप क्या बोले थे, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? मान्यवर, इनके चिदम्बरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। और अब हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं, 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। मैं चिदम्बरम साहब को कहना चाहता हूं, आप डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने। 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था। आज कांग्रेस के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आपत्ति है, ऑपरेशन महादेव के नाम पर आपत्ति है। उन्हें लगता है कि ये तो एक खास धर्म से संबंधित नाम है, ये तो कट्टरवाद को दिखाने वाले नाम है। आज मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि मान लीजिए अगर आज देश में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस शायद इस तरह पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन चलाती ही नहीं। कांग्रेस की सरकार होती तो वो चुप बैठ जाते, कमेटी बना देते, दुनिया भर में जाकर लोगों की मदद मांगते, अलग अलग देशों की मदद मांगते, लेकिन पाकिस्तान पर इस तरह का हमला करने की हिम्मत कभी नहीं दिखाते। लेकिन अगर मान लीजिए कर भी देते और कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा कोई ऑपरेशन शुरू होता, ऑपरेशन सिंदूर जैसा, तो आज आपके लिए भी एक क्विज है। आप जरा सोचकर बताइए कि कांग्रेस का शासन होता, उनकी सरकार होती, तो वो ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्या रखते? सोचिए जरा, वो ऑपरेशन महादेव की जगह इस ऑपरेशन का नाम क्या रखते? ये आप सब लोगों के लिए भी एक चुनौती है। जरा सोचकर बताइएगा कि कांग्रेस की सरकार अगर होती तो वो ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्या रखती, ऑपरेशन महादेव का नाम क्या होता। वैसे आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर आज भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी संगठन जिसका नाम है TRF, इसका जिक्र पहली बार संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी और आज हम सुरक्षा परिषद में
पहलगाम हमले पर भारत के पक्ष में लिए गए इस फैसले को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने 2 बार पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली और उसने घटनास्थल का एक फोटो भी जारी किया था। आप देखिए, यहां लिखा है टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। और वो कहते हैं कि टीआरएफ ने पहले इसकी जिम्मेदारी ली। यह अलग बात है कि बाद में टीआरएफ ने इससे इनकार कर दिया था और भारत ने हमेशा से ये कहा है कि पहलगाम का हमला आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की मदद के बिना संभव ही नहीं था और टीआरएफ भी असल में लश्कर तैयबा की ही एक और दुकान है। पाकिस्तान में पहले भी आतंकवादी संगठनों का नाम बदलकर उसकी नए प्रकार से ब्रांडिंग की जाती रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बहुत संवेदनशील हैं और आतंकवादी संगठन इस तनाव का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। पाकिस्तान पर यह बड़ा खुलासा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद से जुड़े प्रतिबंधों की निगरानी करने वाली एक कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है और इस कमेटी की सिफारिशों पर ही आतंकवादियों और उनके संगठनों की संपत्ति को जब्त करने और उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया जाता है। और ये संयुक्त राष्ट्र की 36वीं रिपोर्ट है जो आतंकवादी संगठनों इस्लामिक स्टेट के साथ अल-कायदा और उनसे जुड़े गुटों पर आधारित है। हालांकि पाकिस्तान ने इसे भी खारिज कर दिया है और कहा है कि लश्कर तैयबा तो अब खत्म हो चुका है और इस समय पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की 2 अलग अलग कमेटियों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है और लश्कर तैयबा के खत्म होने की बात कहकर पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब सोचिए, दुनिया के सामने पाकिस्तान खुद को आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद से पीड़ित देश बताता है, लेकिन जब आतंकवादी संगठनों पर ये ऐसी रिपोर्ट आती है तो ये सारी रिपोर्ट उसके खिलाफ जाती है। इसी महीने अमेरिका ने भी टीआरएफ को आधिकारिक तौर पर एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करके उसकी फंडिंग पर पाबंदी लगा दी थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अब सुरक्षा परिषद की इस नई रिपोर्ट का मतलब यह है कि भारत अब पहलगाम हमले को लेकर दुनिया को अपना पक्ष समझाने में कामयाब रहा है। और आज राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। देखिए, For the first time, the United Nations report mentions the Resistance Front, TRF, saying that member states have noted that one member state said the Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. Another member state said attack was carried out by TRF, which is synonymous with LET, and it mentions that Pakistan actually opposed it and said LET was defunct. So we were able to get into UN a recognition that TRF today is a proxy for the LET and is responsible for Pahalgam. So today, sir, when people say, okay, where was Indian diplomacy? Indian diplomacy has been successful in getting America to declare TRF as a global terrorist organization, in getting the UN Security Council monitoring team to accept that TRF today is a terrorist entity. अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट में अगर नाम मान लीजिए टीआरएफ का आ भी गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इससे फ़र्क बहुत पड़ता है। आतंकवाद को लेकर दुनिया की एक राय बनती है, पाकिस्तान को लेकर दुनिया की एक राय बनती है और हमने अपने जो सर्वदलीय डेलीगेशंस को भेजा था बाहर, अपने सांसदों को बाहर भेजा था, वो दुनिया भर की राय बनाने के लिए तो भेजा था। इसलिए अब आपको ये बताते हैं कि सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में टीआरएफ का नाम शामिल होना भारत की बड़ी जीत कैसे माना जाएगा। पाकिस्तान अब तक टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों को फ्रीडम फाइटर बताता रहा है। जानबूझकर इन संगठनों के नाम टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के तौर पर रखे गए। ये नाम अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आतंकवादी संगठन जैसा नाम तो है ही नहीं। ऐसा लगता है तो कोई क्रांतिकारियों का संगठन है, ताकि इन्हें दूसरे आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद ऐसे संगठनों से अलग करके दिखाया जा सके। लेकिन सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट ने टीआरएफ और एलईटी को एक सेंटेंस में
लिखा है। वर्ष 2019 के बाद पहली बार सुरक्षा परिषद की किसी रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का नाम साफ तौर से लिखा गया है। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भारत के तर्क और सबूतों को संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था भी अब स्वीकार कर रही हैं। और सुरक्षा परिषद ने 25 अप्रैल को एक बयान जारी किया था और उसमें पहलगाम हमले की निंदा की थी, लेकिन तब उस बयान में भी टीआरएफ का नाम नहीं लिखा था। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह दावा किया कि उन्होंने सुरक्षा परिषद के बयान से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके टीआरएफ का नाम हटवा दिया था, लेकिन अब उसी टीआरएफ का नाम सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में साफ साफ अंग्रेजी में टीआरएफ करके लिखा है। हालांकि यह रिपोर्ट भी अधूरी है, क्योंकि इसमें टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा के नाम का जिक्र तो किया गया है, पर इसमें एक बार भी यह नहीं बताया गया कि यह आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में मौजूद हैं, वहीं पर इनके हेडक्वार्टर हैं, वहीं पर इनका ट्रेनिंग सेंटर है और पाकिस्तान से ही इन्हें पैसा भी मिलता है। यानी सुरक्षा परिषद की नई रिपोर्ट भी टीआरएफ पर अमेरिका के बैन की तरह ही अधूरी है। इससे पहले अमेरिका ने भी टीआरएफ पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन उसकी मदद करने वाले पाकिस्तान का नाम उसने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा था। इसलिए आज ये उपलब्धि तो है हमारी, लेकिन अभी हमारा रास्ता बहुत लंबा है, अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी दुनिया को पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है, पाकिस्तान की पोल खोलनी अब भी बाकी है। हमारे अपने देश में राहुल गांधी आजकल 3 शब्दों का बड़ा प्रयोग कर रहे हैं और वो शब्द हैं सीज फायर, पॉलिटिकल विल और फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। वो बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें मोदी सरकार की बजाय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने के लिए नहीं कहा और सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर, उनके अनुरोध पर हुआ था। इसके बाद भी राहुल गांधी को लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिका के दबाव में हुआ है। इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने वर्ष 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध का जिक्र करते हुए अपनी दादी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहादुरी का जिक्र किया था। और कल उन्होंने लोकसभा में कहा था कि इंदिरा गांधी तो बहुत बहादुर थी, इस सरकार में उनकी आधी बहादुरी भी नहीं है। पहले उनका बयान आप सुनिए और फिर इस बयान को लेकर आज कुछ बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताने वाला हूं। इस बयान को हम डिकोड करेंगे। Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे सॉरी। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो राहुल गांधी इंदिरा गांधी की बहादुरी के बारे में बता रहे हैं और हमारे देश में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। वो बहुत बहादुर थीं, हम सब जानते हैं, हमने भी ऐसा ही सुना है और हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि हम आज उनका अपमान करें, सिर्फ कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखेंगे, फिर आप सोचिएगा कि ये कैसी बहादुरी थी। इसलिए राहुल गांधी ने जो दावे किए हैं अब उनका एक फैक्ट चेक करते हैं। आज आप सबके लिए समझना बेहद ज़रूरी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और याचना में बड़ा फर्क होता है। कई बार हमें इतिहास की बातें तोड़ मरोड़ कर बताई जाती हैं और सिर्फ आधा अधूरा सच हमें बताया जाता है। इसलिए आज हम आपको वर्ष 1971 के बारे में
राहुल गांधी के अर्ध सत्य का पूरा सच आपको हम बताएंगे। इसके लिए आज मैं अपने साथ इंदिरा गांधी की एक चिट्ठी लेकर आया हूं जो मेरे हाथ में है। यह वर्ष 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखी थी। राहुल गांधी को यह चिट्ठी आज इसलिए ध्यान से पढ़नी चाहिए क्योंकि उन्हें आज भी भारत की सरकार से ज्यादा भरोसा अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर है। तो ये चिट्ठी मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इस चिट्ठी में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इसकी तारीख। पहले आपको तारीख बता देता हूं। नई दिल्ली, दिसंबर 5, 1971। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, तिथि देख लीजिए, दिसंबर 5, 1971। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को यह चिट्ठी लिखी। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 की शाम को भारत के खिलाफ भारत पर हमला कर दिया और इस हमले के 2 दिन के बाद इंदिरा गांधी ने यह चिट्ठी लिखी। इसलिए समझिए इस बात को, 1971 में पाकिस्तान ने जब हम पर हमला किया, उस हमले के 2 दिन बाद भारत की प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखती हैं। इस चिट्ठी में कुल मिलाकर वैसे तो 9 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो खास पॉइंट्स हैं वो बताता हूं आपको। इस चिट्ठी के चौथे पॉइंट में लिखा है कि 3 दिसंबर 1971 की दोपहर को राष्ट्रपति याह्या खान की अगुवाई वाली पाकिस्तानी सरकार ने भारत की पश्चिमी सीमाओं पर हमला करने का आदेश दिया और पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर 1971 को भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इस चिट्ठी में 5वें पॉइंट में इंदिरा गांधी ने लिखा कि 3 दिसंबर को शाम 5:30 बजे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। पाकिस्तान की वायुसेना ने श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, उतराली, अंबाला, आगरा और जोधपुर जैसे शहरों पर बमबारी की। सोचिए कितने सारे शहरों पर पाकिस्तान ने बमबारी की थी। इसके अलावा अंबाला, फिरोजपुर, पुंछ और जैसलमेर जैसे सीमा से जुड़े इलाकों में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई। सबसे ध्यान देने वाली बात इस चिट्ठी में 9वें पॉइंट में लिखी है, जिस पर आपको आज ध्यान देना चाहिए। इस चिट्ठी के अंत में इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखा कि खतरे की इस घड़ी में भारत सरकार और भारत की जनता आपसे आग्रह करती है कि आप पाकिस्तान को उसकी अनियंत्रित आक्रामकता और सैन्य दुस्साहस को रोकने के लिए राजी कीजिए। आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सरकार को रोकिए, जिससे वो भारत के खिलाफ चलाई जा रही गतिविधियां बंद कर दे। अगर आज मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई चिट्ठी अमेरिका के राष्ट्रपति को लिख दी होती तो क्या होता, तो हमारे देश का विपक्ष क्या कहता अगर ये लाइन जो मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं ये भारत के प्रधानमंत्री ने आज लिखी होती। इन दिस आवर ऑफ डेंजर the government and the people of India seek your understanding and urge you to persuade Pakistan to desist forthwith from the policy of wanton aggression and military adventurism which it has unfortunately embarked upon. May I request your excellency to exercise your undoubted influence with the government of Pakistan to stop their aggressive activities against India and to deal immediately with the genesis of the problem of East Bengal, which has caused so much trial and tribulations to the people not only of Pakistan but of the entire subcontinent. इसे आप किस प्रकार से लेंगे? आपकी स्क्रीन पर पूरी की पूरी भाषा लिखी हुई है। क्या दूसरे शब्दों में हम ये नहीं कह सकते इसे? अब ये अपने अपने विश्लेषण की बात है, लेकिन अगर इस भाषा को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे भारत ही अमेरिका से कह रहा है कि हमारा सीज फायर करवा दीजिए। भारत की प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को लिख रही हैं कि आप पाकिस्तान को समझाइए, आप पाकिस्तान को रोकिए। इसका क्या मतलब हमें दिखाई देता है? क्या यह चिट्ठी आपको बहादुरी से भरी हुई दिखाई देती है या इस चिट्ठी में आपको एक आग्रह दिखाई दे रहा है? इस चिट्ठी में क्या आपको यह दिखाई नहीं दे रहा कि भारत की प्रधानमंत्री अमेरिका से यह आग्रह कर रही हैं कि आप पाकिस्तान को समझाकर उसे हम पर हमला करने से रोकिए? और इस चिट्ठी के बाद राहुल गांधी से भी 2 सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल, क्या इस चिट्ठी की भाषा इंदिरा गांधी की राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिखाती है? क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति से आग्रह करना मजबूत पॉलिटिकल विल का सबूत है? क्या यह बहादुरी का सबूत है?
क्या यह चिट्ठी लिखकर इंदिरा गांधी ने भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीधे सीधे अमेरिका को हस्तक्षेप करने का निमंत्रण नहीं दिया? एक और सवाल ये, क्या इंदिरा गांधी को भारत की सेना पर भरोसा नहीं था? अगर इंदिरा गांधी को अपनी सेना पर भरोसा था तो उन्होंने अमेरिका से पाकिस्तान के हमले बंद करवाने की अपील क्यों की? क्या ऐसा करके उन्होंने भारतीय सेना के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया? क्या राहुल गांधी सेना के इसी फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? आज भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के लिए राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, अमेरिका के दबाव की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या वर्ष 1971 में भी इंदिरा गांधी पर अमेरिका का कोई दबाव था? अमेरिका उस वक्त किस बात का पंच बना हुआ था? अमेरिका से क्यों कहा गया यह चिट्ठी लिखकर? अमेरिका का क्या रोल था? और अगर उन पर कोई दबाव नहीं था तो फिर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को पाकिस्तान के हमले गिनवाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी क्यों लिखी थी? क्या चाहती थी अमेरिका से? भारतीय सेना ने हर युद्ध में अपने पराक्रम का सबूत दिया है और नया इतिहास रचा है, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो और या फिर 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। आजकल आपने सुना होगा कि विपक्ष बार बार कहता है कि सेना की जीत का श्रेय मोदी की सरकार ले लेती है। तो आज एक और सवाल उठता है कि पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1971 का युद्ध भी भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से जीता था, तो फिर आयरन लेडी का खिताब इंदिरा गांधी को कैसे मिल गया? आज मेरा सवाल यह है, क्या इंदिरा गांधी ने इस युद्ध का श्रेय नहीं लिया? क्या अपनी छवि को नहीं चमकाया? आप उन्हें आयरन लेडी क्यों कहते हैं? और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको इस खबर का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी रक्षा करता है और मेरी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सैवलॉन ग्लिसरीन सोप। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये दे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। खुला खजाना खुशबू का, खुला ये देखो जादू सा, सजा है मौसम चस्के का, स्वाद वाली मस्ती का। आशीर्वाद बीकानेरी बेसन, स्वाद खूब भाई, गांठ नहीं बस खुलता जाए। अब दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश के नेता, विपक्ष के नेता, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ ये जानने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो ये जानना चाहते हैं कि भारत को कितना नुकसान हुआ और भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं। और राहुल गांधी लगातार ये सवाल पूछते हैं कि भारतीय वायुसेना के कितने विमान इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिरे हैं। वो बस उन्हें गिनना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी कभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ष 1965 और फिर 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान
भारतीय वायुसेना ने अपने कितने एयरक्राफ्ट्स गंवाए थे? 1971 के युद्ध को हम अपनी बहुत बड़ी सफलता मानते हैं, जो कि है भी बहुत बड़ी सफलता थी हमारी, और 1965 में भी हमारी बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन उस दौरान हमारा कितना नुकसान हुआ, उस दौरान का जो विपक्ष था उस समय, वो आज के मुकाबले काफ़ी ठीक ठाक था। उन्होंने ऐसे सवाल कभी नहीं किए। भारत सरकार के ही रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1965 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने अपने 59 एयरक्राफ्ट्स गंवाए थे, और फिर वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने अपने 71 एयरक्राफ्ट्स गंवाए थे। 59 और 71। आज हो सकता है कि आपको इन आंकड़ों पर कुछ लोग इनको 19-20 का अंतर लगा सकते हैं। कुछ कहेंगे कि 59 नहीं 55 गिरे थे, कुछ कहेंगे 59 नहीं 60 गिरे थे, कुछ कहेंगे 1971 में 71 एयरक्राफ्ट नहीं शायद 65, 68 या 60 गिरे थे। मैं तो कहता हूं कि आप इसमें से 5-10 ऊपर नीचे भी कर लीजिए, लेकिन कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे थे? लेकिन क्या कभी यह हमारे देश का मुद्दा बना? विपक्ष ने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि 1965 और 71 की लड़ाई में इतना नुकसान हमारी सेना को क्यों हुआ और हमारे कितने जहाज उस समय गिरा दिए गए थे? क्योंकि उस समय का जो विपक्ष था वो इस तरह नहीं सोचता था। उस समय तब भी विपक्ष के मन में भारत की जो सुरक्षा है उसे लेकर ज्यादातर विपक्ष और सरकार के लोग एक मत होते थे, एक राय होते थे। और अब आखिर में आपको बताते हैं कि अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस मामले में अपना बयान जारी कर दिया है, और भारत की सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वो बढ़े हुए टैरिफ के संभावित प्रभाव का इस समय अध्ययन कर रही है। ये भारत सरकार का मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार के विषय पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का संज्ञान लिया है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, और हम पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के बीच एक निष्पक्ष और संतुलित बातचीत, व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हम इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, और सरकार भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कल्याण और हितों को सर्वोच्च महत्व देती है। राष्ट्र हित में सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जैसा कि हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुए समझौते सहित अन्य व्यापार समझौतों में किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज शाम भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की घोषणा की। 25% टैरिफ की दर 1 अगस्त से भारत के ऊपर लागू हो जाएगी। यानी अब तक जो भारतीय सामान अमेरिका में 100 रुपए में बिकता था, वो सामान अब 1 अगस्त से बाद से 100 की बजाय 125 रुपए में बिकेगा। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स की तरह होता है। जब एक देश से कोई सामान दूसरे देश में बिकने के लिए जाता है तो उस पर वो देश टैरिफ या टैक्स लगाता है। जैसे भारत में उगाए गए आम को अमेरिका में बहुत पसंद किया जाता है। जब ये आम अमेरिका में भेजा जाता है तो अमेरिका में इस भारतीय आम पर टैक्स लगता है। अब ये टैक्स पहले के मुकाबले और बढ़ जाएगा, जिससे ये आम और महंगा होगा। इस समय जो सामान अमेरिका से भारत आता है उस पर भारत में औसतन 17% का टैक्स लगता है, जबकि भारत से जो सामान अमेरिका जाता है उस पर औसतन 5% से भी कम टैक्स लगा करता था। लेकिन नए टैरिफ के बाद अब जो भी सामान भारत से अमेरिका में जाएगा वहां के बाजार में उस पर 25% का टैक्स लगेगा। भारत पर अमेरिका ने ज्यादा टैक्स लगाया है, और ये आप समझ लीजिए, आज अगर आप देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के उस सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया है, उसमें वो ये कहते हैं कि भारत पर ये ज़्यादा पेनल्टी इसलिए लगाई गई है क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और भारत रशिया से हथियार भी खरीद रहा है, और भारत को इस बात का जो है और ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए भारत के ऊपर ये 25% का टैक्स लगा है। ये आप देखिए, India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above। और वो क्या पेनल्टी है, किस चीज की पेनल्टी है? जिसमें वो कहते हैं कि भारत अमेरिका से तेल खरीद रहा है और भारत रशिया से तेल खरीदता है और भारत रशिया से हथियार भी खरीदता है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि
military equipments from Russia, and India is Russia's largest buyer of energy along with China. तो एक बहुत बड़ी खबर है, इसका भारत पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत सरकार अपने सिद्धांतों से प्रतिबद्ध है और भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि जैसा उन्होंने कहा है कि वो अपने यहाँ के जो किसान हैं, जो छोटे निवेशक हैं और जो हमारी MSME इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उनको प्रोटेक्ट सरकार हर हालत में करेगी। अब एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको आज का विचार दिखाएंगे। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में कोल इंडिया लिमिटेड की CSR क्षेत्र में एक अनोखी पहल निर्माण योजना। इस पहल का उद्देश्य कोल इंडिया के खनन क्षेत्रों में रहने वाले UPSC सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में सफल हुए उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें मेंस की तैयारी में सहायता मिले। 2024 में 6 बेटियों ने निर्माण योजना का लाभ लेकर UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता हासिल की है। कोल इंडिया, 5 decades of unearthing energy. Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। खुला खजाना खुशबू का, खुला ये देखो जादू सा, सजा है मौसम चस्के का, स्वाद वाली मस्ती का। आशीर्वाद बीकानेरी बेसन, स्वाद खूब भाई, गांठ नहीं बस खुलता जाए। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये दे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। नमस्कार।